गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था क्लासिकल मॉडल कि उत्पादन और रोजगार का क्लासिकल मॉडल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, जो क्लासिकल मॉडल होता है वो डिपेंड करता है मुख्यतः 3 चरों पे। पहला, से का बाजार नियम, मार्केट लॉ ऑफ से, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। दूसरी जो विशेषता, इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता थी, वो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कि एमवी जो होता है वो पी वाई के बराबर होता है, कि मुद्रा की पूर्ति कीमत स्तर के समानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती चली जाती है। उसके बाद इसमें मैंने 3 क्षेत्र बताए थे। पहला, उत्पादन व रोजगार क्षेत्र, जहाँ पे अपने श्रम का मांग वक्र और श्रम की पूर्ति वक्र के द्वारा वास्तविक मजदूरी और रोजगार का निर्धारण, रोजगार को एन से अपन ने दिखाया था, कर लिया था। उसके बाद मौद्रिक बाजार या मौद्रिक क्षेत्र, जिसमें अपन ने एम वी बराबर पी टी, उसमें मैंने बताया था कि कीमत और एम वी बराबर पी वाई लिखा था, उसको टी और वाई बराबर होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में उद्योग एकीकरण पाया जाता है। पी और वाई में जो संबंध है, उत्पादन और कीमत, आयताकार अतिपरवलय डायग्राम बनाया था अपन ने। उसके बाद जो वास्तविक क्षेत्र है, जिसमें बचत जो होती है वो निवेश के बराबर होती है और बचत और निवेश दोनों ब्याज की दर के समानुपाती होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ब्याज की दर के साथ विपरीत संबंध को दर्शाता है और बचत जो होती है वो ब्याज की दर के साथ सीधा संबंध होता है। अब प्रारंभिक साम्य की अपन बात करेंगे, तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना। इसमें अपने को 5 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। पहला डायग्राम ए वाला डायग्राम है, दूसरा बी, तीसरा सी और डी। तो पहले डायग्राम में श्रम का मांग और श्रम का पूर्ति वक्र दर्शाया गया है। डी एन, ये जो डी एन है श्रम का मांग वक्र है, एस एन श्रम की पूर्ति को दर्शा रहा है। जहाँ आपस में काट रहे हैं ये ई संतुलन बिंदु है। इस बिंदु पे रोजगार का स्तर ओ एन वन निर्धारित हुआ है और वास्तविक मजदूरी डब्ल्यू अपॉन पी वन निर्धारित हुई है। ठीक है, इस रोजगार के स्तर पे हम उत्पादन की बात करेंगे। तो रोजगार और उत्पादन की वाई जो है वो फंक्शन होता है एन का। तो जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पादन बढ़ेगा। तो ये ओ वाई जो डायग्राम दर्शा रहा है वो रोजगार और उत्पादन की के संबंध को दर्शा रहा है। तो ओ एन वन श्रमिकों से, ओ एन वन श्रमिकों से कितना उत्पादन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में ओ वाई वन का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो बी, अर्थात अपना ये जो क्षेत्र है ए और बी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यह उत्पादन और रोजगार क्षेत्र को दर्शाता है, उत्पादन व रोजगार क्षेत्र को दर्शा रहा है। ठीक है, जिसमें किस किस का निर्धारण हो रहा है, जिसमें अपन ने रोजगार ओ एन वन का निर्धारण कर लिया है, वास्तविक मजदूरी डब्ल्यू अपॉन पी वन का निर्धारण कर लिया है, तथा साथ में उत्पादन की मात्रा वाई वन का निर्धारण कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं, जब उत्पादन ओ वाई वन है तो इस उत्पादन पर कीमत का निर्धारण करेंगे। तो ये अपन इस मौद्रिक बाजार का जो डायग्राम है, एम वी जो आयताकार अतिपरवलय होता है, ये आयताकार अतिपरवलय क्यों होता है, क्योंकि एम वी जो है वो हमेशा पी टी के बराबर होता है या पी वाई के बराबर होता है, और पी वाई जो है वो अल्पकाल में क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो एम वी भी अल्पकाल में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये आयताकार अतिपरवलय होगा। ठीक है, उस ओ वाई वन उत्पादन की मात्रा पे कीमत का निर्धारण इस बिंदु पे होगा और कीमत होगी ओ पी वन। और लास्ट में जो डायग्राम बनाया गया है वो कीमत और मौद्रिक मजदूरी के को दर्शा रहा है। ये डब्ल्यू पी वन रेखा है, यहाँ ओ पी वन वक्र नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ कीमत पी वन और मौद्रिक मजदूरी डब्ल्यू वन निर्धारित की जा रही है। ये प्रारंभिक साम्य है क्लासिकल मॉडल का। तथा लास्ट में यहाँ ई डायग्राम अलग से दिखाई दे रहा है। ये वास्तविक क्षेत्र है जिसमें निवेश और बचत दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बचत जो होती है वो ब्याज की दर के साथ सीधे संबंध को दर्शाती है, निवेश जो होता है वो उसका ब्याज की दर के साथ विपरीत संबंध होता है। तो ये बचत का डायग्राम है और ये निवेश का डायग्राम है, दोनों जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ ब्याज की दर का निर्धारण हो रहा है। ये है क्लासिकल अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया प्रारंभिक साम्य। ठीक है,
तो रोजगार का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। तो डिमांड, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा सर्वप्रथम रोजगार निर्धारण हो गया। पूर्ण प्रतियोगिता होने के कारण प्रत्येक फर्म की श्रम की मांग जो है वो एमआरपी या वीएमपी के बराबर होगी। ठीक है, रोजगार के द्वारा उत्पादन का निर्धारण होगा। अब ये ON1 रोजगार है, इसका यूज करके कोई भी उत्पादक क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। वो उत्पादन कितना किया है, OY1, और उस रोजगार के द्वारा उत्पादन का निर्धारण होगा। उससे क्या होगा, उस उत्पादन से कीमत का निर्धारण होगा और फिर मौद्रिक मजदूरी निर्धारित हो जाएगी। तो यहाँ सी डायग्राम में अपन ने कीमत का निर्धारण कर लिया है और डी का जो डायग्राम है इसमें मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण कर चुके हैं। ठीक है, एमवी वक्र का जो आकार है वो हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आयताकार अतिपरवलय है। ठीक है, अब इसमें परिवर्तन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन परिवर्तन करेंगे मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन। तो जैसे ही मनी सप्लाई में परिवर्तन करेंगे तो हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि एमवी जो होता है वो पीटी के बराबर होता है। तो मनी सप्लाई, और अल्पकाल में हम मान के चलते हैं कि मुद्रा का जो प्रचलन वेग है या फिर ये जो उत्पादन पीटी को जिसमें अपने वाई के बराबर लिखा था कि एमवी बराबर पी वाई। ठीक है, तो एम जो है वो समानुपाती होता है पी के। तो जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखना, इस वाले डायग्राम को, मुद्रा की पूर्ति बढ़ते ही जो एमवी वक्र है, ये एमवी डायग्राम है, वो ऊपर की तरफ विवर्तित होकर एम डैश वी डैश हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर की तरफ विवर्तित होगा तो नया संतुलन जो होगा y1 की ये वाले इस बिंदु पे होगा, यहाँ नया संतुलन उसे प्राप्त होगा। तो यहाँ नया संतुलन प्राप्त होगा। इस संतुलन से हमें एक बात सिद्ध हो रही है कि ये जो ए क्षेत्र और ये बी क्षेत्र यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर जो उत्पादन और रोजगार क्षेत्र है, अर्थात हम ON1 रोजगार की मात्रा है, OY1 उत्पादन की मात्रा है, श्रम की मांग, श्रम की पूर्ति, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो क्या होगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और वस्तुओं की मांग बढ़ेगी उस अनुपात में हम उत्पादन को बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि उत्पादन तो OY1 स्थिर है। तो हमेशा क्या होगा, उत्पादन स्थिर है, मांग बढ़ रही है, तो कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो कीमत जो प्रारंभ में OP1 थी वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, OP2 हो जाएगी। ठीक है, कीमत बढ़कर OP2 हो जाएगी, यहाँ कीमत बढ़कर OP2 हो गई है। ठीक है, अब कीमत में वृद्धि होगी तो वास्तविक मजदूरी क्या हो जाएगी, ये नीचे वाला भाग में वृद्धि हो रही है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो W/P1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को समझने वाली बात यह है कि W/P1 कम होने से, ठीक है, W में तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और वह इतनी होगी कि N1 रोजगार पुनः प्राप्त कर ले। तो जैसे ही कीमत में वृद्धि होगी तो W/P कम हो जाएगा। अब W/P कम होगा तो अर्थात वास्तविक मजदूरी कम हो रही है, और वास्तविक मजदूरी कम होने पे श्रमिकों का जो पूर्ति वक्र है, श्रमिकों की जो पूर्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्या होगा, इसलिए वो अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी। तो W क्या हुआ, मौद्रिक मजदूरी क्या है, बढ़ जाएगी। मौद्रिक मजदूरी बढ़ जाएगी और उतनी बढ़ जाएगी कि पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाए। तो पुनः रोजगार बढ़ के कितना हो जाएगा, ON1 हो जाएगा। तो यहाँ कीमत बढ़ के OP2 हो गई और मजदूरी बढ़ के OW2 हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने पर मौद्रिक मजदूरी व कीमत स्तर पर ही प्रभाव पड़ता है। केवल मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है और कीमत स्तर बढ़ते हैं। वास्तविक मजदूरी W/P पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रोजगार का स्तर N पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उत्पादन की मात्रा Y पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो उत्पादन और रोजगार क्षेत्र है इस पे कोई प्रभाव मुद्रा में पूर्ति में वृद्धि होने पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो एमवी वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है, कीमत P तथा मौद्रिक मजदूरी इसी अनुपात में बढ़ जाते हैं, किंतु वास्तविक क्षेत्र और उत्पादन और रोजगार क्षेत्र अप्रभावित रहते हैं। और जो वास्तविक क्षेत्र था जहाँ अपन ने बचत और निवेश को बराबर दिखाया था, जो ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित होते हैं, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जब मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है तो ये एमवी वक्र नीचे की तरफ खिसक जाता है और उतनी ही कीमत कम हो जाएगी और मौद्रिक मजदूरी भी कम हो जाएगी। ठीक है। अब उत्पादन फलन में विवर्तन होता है तो क्या होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। उत्पादन फलन में विवर्तन दो टाइप से होता है। एक तो उत्पादन फलन में विवर्तन जो हो रहा है वो समानांतर हो रहा है, अर्थात तकनीकी में परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो ये देखना, इसके समानांतर विवर्तन हो गया, ये ओ वाई था, ओ वाई डैश हो गया। तो इससे क्या हुआ, इसी रोजगार स्तर ओ एन पे उत्पादन की मात्रा ओ वाई वन से बढ़कर ओ वाई टू हो गई। उत्पादन की मात्रा बढ़ने के कारण कीमत स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और मौद्रिक मजदूरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। ये तो था जब उत्पादन फलन समानांतर विवर्तित हो, लेकिन कई बार तकनीकी सुधारों के कारण उत्पादन फलन में विवर्तन आ जाता है। तो जैसे ही तकनीकी में सुधार होगा तो हम कह सकते हैं पूंजी भंडार में वृद्धि हुई है, तो दीर्घकाल में उत्पादन फलन ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। तो नए उत्पादन फलन पर रोजगार के जो भिन्न भिन्न स्तर होते हैं उस पर श्रम का औसत और सीमांत उत्पादन भी बढ़ जाता है। उसके फलस्वरूप श्रम का मांग वक्र दाईं ओर या ऊपर की तरफ खिसक जाता है। ठीक है। तो ये श्रम का मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसक गया है। श्रम का मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसक गया है, इसका मतलब रोजगार की मात्रा O1 से बढ़कर ON1 से बढ़कर ON2 हो गई है। कहने का मतलब श्रम की मांग बढ़ गई है। श्रम की मांग बढ़ गई है तो क्या करेंगे, जो श्रमिकों को खरीद रहे हैं, जो उत्पादक हैं या जो इंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमी है, वो अधिक श्रमिकों की मांग करेंगे। अधिक श्रमिकों की मांग करेंगे तो उसे अधिक मजदूरी देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। तो अधिक श्रमिक ON2 हो जाते हैं। ON2 श्रमिक होंगे तो वो उत्पादन की मात्रा भी OY1 से बढ़कर OY2 हो जाएगी। उत्पादन की मात्रा बढ़ने के कारण कीमत स्तर P1 से घटकर कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है। अब कीमत स्तर में कमी हो जाती है तो यहाँ देखना, इसमें रोजगार में वृद्धि होती है जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। वास्तविक मजदूरी में भी वृद्धि होती है, WP1 से घटकर WP2 हो जाती है और कीमत स्तर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये कब होता है, जब तकनीकी में परिवर्तन के कारण उत्पादन फलन ऊपर की तरफ विवर्तित होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मौद्रिक मजदूरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नगद मजदूरी जो है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है। देखो यहाँ WP1 ये यहाँ दिखाई दे रही थी और ये WP से ये रेखा ऊपर की तरफ खिसक गई, यहाँ आ गई, तो यहाँ कीमत मौद्रिक मजदूरी और W2 हो जाती है और कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मौद्रिक मजदूरी बढ़ जाती है, कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। इसके कारण वास्तविक मजदूरी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये होता है तकनीकी में सुधार होने के कारण उत्पादन फलन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब अपन बात करते हैं श्रम के पूर्ति वक्र का विवर्तन। अब जो सप्लाई ऑफ लेबर है या जो रोजगार में लगे श्रमिकों की अगर पूर्ति बढ़ जाएगी तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पूर्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो ए डायग्राम में देखो, यहाँ श्रम की मांग वक्र और श्रम की पूर्ति वक्र को दर्शाया गया है। रोजगार के स्तर और वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करते हैं। ठीक है। अब जैसे श्रम की पूर्ति वक्र बढ़ा तो श्रम की पूर्ति बढ़ते ही श्रम का पूर्ति वक्र दाईं तरफ खिसक गया, अर्थात ये पूर्ति ON1 से बढ़कर कितनी हो गई, ON2। तो श्रम की पूर्ति बढ़ी है तो क्या होगी, वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी, WP1 से घटकर कितनी हो जाएगी, नया संतुलन यहाँ WP2 हो जाएगी। ठीक है। अब श्रम की पूर्ति बढ़ने के कारण उत्पादन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उत्पादन की मात्रा OY1 थी प्रारंभ में, अब बढ़कर OY2 हो जाती है। उत्पादन की मात्रा बढ़ती है लेकिन ये जो वास्तविक मजदूरी है ये तो क्या हो रही है, कम हो गई ना, यहाँ WP2 हो गई, नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो ये मांग जो ये WP2 वक्र यहाँ आता है तो कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ये जो वास्तविक मौद्रिक मजदूरी है वो इसमें बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और उतनी भी रह सकती है। ठीक है। तो श्रम का पूर्ति वक्र दाईं ओर विवर्तित होता है तो वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है, उत्पादन तथा रोजगार का स्तर बढ़ता है, मौद्रिक मजदूरी व कीमत कम होती है। ठीक है। अब रिजिड वेज अनम्य मजदूरी कहाँ होती है,
कई बार क्या होता है कि जो श्रम संघ या ट्रेड यूनियन जो होते हैं वो संघ बना लेते हैं, उसके बाद वो अधिक मौद्रिक मजदूरी की मांग करने लग जाते हैं। तो अनियमित मजदूरी की स्थिति में अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। जब श्रमिक संगठन अधिक मौद्रिक मजदूरी की मांग करते हैं, तो अधिक मौद्रिक मजदूरी की मांग करेंगे तो वास्तविक मजदूरी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे ही वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होगी, तो यहाँ देखना आप, ये यहाँ वास्तविक मजदूरी का निर्धारण हो रहा है, ये DN है, ये लेबर का सप्लाई वर्कर है, ठीक है। तो ये अधिक मजदूरी की मांग करेंगे, तो ये श्रम की मांग तो केवल इतनी है, पूर्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मांग इतनी है, पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, तो इस क्षेत्र के बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अधिक वास्तविक मजदूरी होने के कारण श्रमिकों की मांग कम हो जाएगी, मांग तो यहीं रह जाएगी, और पूर्ति यहाँ तक चली जाएगी। श्रमिकों की पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, इसलिए अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। अब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार बेरोजगारी का जो समाधान होगा वो किसके द्वारा होगा, वो कहते हैं मौद्रिक नीति विस्तारवादी बना दो, अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दो। तो जैसे ही ON1 रोजगार होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो जाएगा, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उत्पादन कम होने के कारण कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही वो कहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है तो मौद्रिक मजदूरी बढ़ा दो, तो ये MV वक्र खिसक के ऊपर की तरफ हो जाएगा। मौद्रिक नीति बढ़ाएंगे तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखना इस डायग्राम में, MV वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, और जो उत्पादन का स्तर कम हुआ था OY1 वो पुनः OYF पे आ जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट पे रोजगार OYF हो रहा है, सॉरी उत्पादन OYF हो रहा है और रोजगार की मात्रा ONF है। तो कीमत स्तर तो बढ़ जाएगा, वास्तविक मजदूरी घट जाएगी। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक वास्तविक मजदूरी घटकर पुनः WPF तक ना आ जाए। इस स्तर पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं रहेगी। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि F बिंदु प्रदर्शित किया गया है जहाँ पूर्ण रोजगार इससे संबंधित है। जब मौद्रिक मजदूरी बढ़ाकर W1 कर दी जाए तो वास्तविक मजदूरी WP1 कम हो जाती है, WP1 अधिक हो जाती है। ये देखो यहाँ से WP1 हो गया, तो ये जो क्षेत्र है वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो जाएगा। इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति अपनाई गई और मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दिया गया। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते ही कीमत स्तर बढ़कर OP2 हो जाता है, मौद्रिक मजदूरी बढ़कर OW1 हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही कीमत स्तर बढ़ेगा तो पुनः वास्तविक मजदूरी W/PF हो जाएगी और पूर्ण रोजगार का स्तर ONF हो जाएगा और पूर्ण रोजगार के स्तर पे उत्पादन का स्तर OYF प्राप्त होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लासिकल अर्थशास्त्रों की आलोचनाएं।